हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आप लोगों ने अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो पहले उनको देख लें। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को। ठीक है, कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हमें फाइनली फार्मूला कुछ इस तरह का मिला था, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको बताया था कि इस के का डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वो अगली वीडियो ये अब चल रही है। इसका मतलब अब हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स कांस्टेंट, यानी कि जिसको मीडियम कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के अंदर के का क्या रोल होता है, या के को कैलकुलेट कैसे करेंगे, के कब ज़ीरो होगा, कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। तो इस पूरे डिटेल को देखने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलें पहले इस फार्मूला को लिख लेता हूँ मैं कि ये फार्मूला क्या है। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के जो है वो क्या होता है, के जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये भी हमने पढ़ा था कि के जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। तो मीडियम की जो नेचर है उस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि के इज़ इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह लें या फिर फ्री स्पेस कह लें। ठीक है, अच्छा अब ये परमिटिविटी या फिर ये के की वैल्यू, इनके सवाल कैसे बनेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम के सवाल जो है ख़ास तौर पे। तो अब देखें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो जब दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस ले लें आप, ठीक है, इनके दरमियान अगर कोई मीडियम नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे है वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है फॉर स्पेस, फॉर वैक्यूम। अगर चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अगर हम के को कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट हमें कुछ इस तरह मिलता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनके यूनिट्स जो हैं वो भी कुछ उल्टे हो गए। कूलम स्क्वायर ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो नीचे है, अपान में है, तो यहाँ पे ऊपर आ गया। तो देखें इनका रिलेशन आपस में जो है वो भी कुछ उल्टा ही है। अच्छा अब देखें यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह आप देख लें कि दो कंडीशंस मैं लेता हूँ अलग अलग। एक मैं लेता हूँ वैक्यूम। ठीक है, अगर दो चार्जेस के दरमियान मैं वैक्यूम प्लेस करता हूँ, मतलब कोई भी मीडियम प्लेस नहीं करता, और दूसरा मैं लेता हूँ फॉर मीडियम। ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर वैक्यूम और यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर मीडियम। मतलब चार्जेस के दरमियान अगर मैं मीडियम प्लेस करूँ, थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखना कि फॉर मीडियम और फॉर वैक्यूम, ठीक है, सॉरी फॉर वैक्यूम और फॉर मीडियम। तो फॉर वैक्यूम आप कुछ इस तरह लिखते हैं, देखें ये आप वैक्यूम के लिए फार्मूला लिखते हैं। ठीक है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो फॉर मीडियम आप क्या लिखेंगे? फॉर मीडियम आप कुछ इस तरह लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे मीडियम के लिए। देखें के की वैल्यू यहाँ पे आपने जो लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए, यहाँ पे वैक्यूम हमने लिया है, फ्री स्पेस लिया है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमने मीडियम लिया है तो उसके लिए हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन के अलावा और कुछ नहीं। और उसके साथ Q1 Q2 वही सेम अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये है फॉर वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, और ये है फॉर मीडियम, ठीक है। अब ये फॉर फ्री स्पेस ले लें या फॉर एयर ले लें, इसको मैं एयर कर लेता हूँ, ये मैं मीडियम कर लेता हूँ, क्योंकि एयर का और वैक्यूम का जो के है वो सेम ही होता है, ठीक है ना, इसलिए ये एयर है सपोज और ये फॉर मीडियम है। अब देखिए ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको ज़रा मैथमेटिकली हम ले आते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 करें या फिर 2/1 करें, जो भी कर लें आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको फॉर 2/1, जो आसान हो। वैसे आप जो भी करना चाहें, आपको जो भी आसान लगे, रिज़ल्ट आपको सेम मिलने वाला है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये रही इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करना है। इसका मतलब हुआ एफ मीडियम जो है इसको हम डिवाइड करेंगे एफ एयर से। मीडियम के अंदर जो फोर्स है उसको एयर वाली फोर्स, देखिए पहले पार्ट को पहले पार्ट से हमने डिवाइड करा, और फिर दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट इसका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये देखें सिर्फ एप्सिलॉन है, ठीक है। उसके साथ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट मैंने लिखा। अब इस पार्ट को मैं डिवाइड करूँगा इस पार्ट से, तो ये पार्ट क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वही सेम। अच्छा, ज़रा इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। एक है एफ मीडियम और दूसरा एफ एयर, ठीक है। मीन्स फोर्स व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, दिस इज द फोर्स व्हेन एयर इज प्लेस्ड। इस मीडियम का मतलब है कोई भी मीडियम आप जब जो लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए ये वही सेम लिखता हूँ, इस पार्ट को मैं दोबारा 4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अच्छा, इस डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ले आए हैं इधर, ठीक है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चला जाएगा ऊपर और अपान में आ जाएगा 1, ठीक। वैसे ही ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये Q1 Q2 नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, ये 4 के साथ कैंसिल होगा, ये पाई के साथ कैंसिल होगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर। अरे भाई ये तो पूरा किस्सा ही ख़त्म हो गया। देखो ये एफ मीडियम और ये एफ एयर, जो कि बराबर है किसके बराबर है, ये बराबर है। अब देखें यहाँ पे क्या बचा, ऊपर एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। और अपान में क्या बचा, अपान में बचा एप्सिलॉन सिर्फ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट और सिर्फ एप्सिलॉन। एक तो ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, इस रिलेशन को भूलिएगा मत। अच्छा, अब जो है इनको अगर हम यूं लिखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये एयर वाला टर्म ऊपर लिखें और ये मीडियम वाला टर्म नीचे लिखें, तो यहाँ पे भी किस्सा कुछ उल्टा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट,
देखें इसी इक्वेशन को थोड़ा उलट फुलट किया है, यानी कि जो नीचे टर्म थे इनको हम ऊपर ले गए, जो ऊपर टर्म थे इनको हम नीचे ले आए। अच्छा, अब देखो ये वाला टर्म जो है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन आर से, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? जिसको हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लोगों ने इक्वेशन में रिलेटिव परमिटिविटी का वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन ज़रूर आई होगी कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखें इसका मतलब भी आपको मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल में, लेकिन पहले ये देख लें कि ये आता कहाँ से है। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट जो है उसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का? रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, ये नाम क्यों देते हैं इसका भी रीज़न है, ठीक है। अच्छा भाई, तो एप्सिलॉन आर जो बराबर है एप्सिलॉन मीडियम अपान एप्सिलॉन फ्री स्पेस, ठीक है भाई, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी है, और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गई। अच्छा, या फिर आप इसको वैक्यूम कह लें, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी जो कि बराबर है किसके? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस डिटेल को ज़रा देखते हैं। अब ये परमिटिविटी जिसको आप यूं फार्मूला लिखते हैं, देखें अगर आप फ्री स्पेस के लिए फार्मूला लिखते हैं ना, फ्री स्पेस के लिए, तो आपका जो कूलम्स फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये होता है फ्री स्पेस के लिए। और फॉर एनी अदर मीडियम, अगर कोई और मीडियम लेते हैं, फॉर एनी अदर मीडियम, तो आपका यही फार्मूला कुछ इस तरह आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं कि सर ये एप्सिलॉन आर कैसे और कहाँ से आ गया। तो बेटा इस कंसेप्ट को इधर ही आप इजीली समझ सकते हैं कि ये टर्म कैसे और कहाँ से आया। तो बेटा ये टर्म यहाँ से आया है। देखें ये मीडियम की जो परमिटिविटी है वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट इधर हो रहा है डिवाइड, तो इस साइड पे मतलब ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर हो गई? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो देखें ये हमने फ्री स्पेस के लिए लिखा है तो इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है, यानी कि इसमें हमने फ्री स्पेस की परमिटिविटी इस्तेमाल की। फॉर एनी अदर मीडियम अगर लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उस मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह हमने क्या लिख लिया? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये इक्वेशन यहाँ से आती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मीडियम्स जो कितने टाइप के और कैसे होते हैं और उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो पहले रिलेटिव परमिटिविटी का वही सेम फार्मूला। अब देखिए ये रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला कुछ यूं भी आप लिख सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसके बराबर है? वो हमारे पास एक तो बराबर है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और दूसरी जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी को आप दूसरा इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो बराबर है किसके? फोर्स इन एयर अपान फोर्स इन मीडियम, ठीक है।
तो ये भी आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। और इसके साथ आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि के फॉर एयर एंड अपान में के फॉर मीडियम, तो ये भी इन्हीं इक्वेशन से आता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो रिलेटिव परमिटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। ये तीनों टर्म्स जो हैं वो किसको एक्सप्लेन करते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को। अच्छा, अब इन तीनों को हम डिस्कस कर रहे हैं इधर। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखें। अब रिलेटिव परमिटिविटी जो कि बराबर है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, अब हमारे पास जो मीडियम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंसुलेटर और दूसरे होते हैं कंडक्टर। एक इंसुलेटर और दूसरे कंडक्टर। अगर हम वैक्यूम के लिए लिख रहे हैं तो हमारे पास कुछ अलग वैल्यूज़ होंगे, और ये हमारे पास देखें, मैं तीनों के अलग अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, कि एक तो वैक्यूम होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? कंडक्टर होता है। वैक्यूम होता है, इंसुलेटर होता है और कंडक्टर। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कुछ भी ना हो, उसके बाद इंसुलेटर होता है और उसके बाद कंडक्टर होता है, और सबकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो अलग अलग होती है। तो ये जो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी है ये होती है 1 वैक्यूम की, या फिर आप यूँ कह लें एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है? 1। एयर मीडियम है, लेकिन वो इतना रेयर मीडियम है कि उसकी जो परमिटिविटी है वो अप्रोक्सीमेट वैक्यूम के इक्वल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम या फिर एयर की जो परमिटिविटी है वो कितनी है? 1 है। और इंसुलेटर की जो परमिटिविटी है, ठीक है, इंसुलेटर की जो परमिटिविटी है ना वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और लेस देन इन्फिनिटी होती है इंसुलेटर की। अब देखना ये कैसे होती है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये कंडक्टर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये बराबर होती है इन्फिनिटी के। ठीक है, ये इन्फिनाइट होती है। रिलेटिव परमिटिविटी किसकी? कंडक्टर की जो होती है ना वो इन्फिनाइट होती है। लेकिन ये जो है हमारे पास इंसुलेटर की, जिसको आप यूँ लिखेंगे कि 1 इज लेस देन रिलेटिव परमिटिविटी विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब 1 से जो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 से ग्रेटर होती है और इन्फिनाइट वैल्यू से कम होती है। लेकिन कंडक्टर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना वो इन्फिनाइट होती है, और एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है? 1 है। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी कितनी रिलेटिव परमिटिविटी है। इस सेंस की अगर हम बात करते हैं तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखना, मतलब एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ कि रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे समझा जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले एयर की, यानी कि वैक्यूम की। तो यहाँ पे मैंने एयर लिया, ठीक है, तो एयर और जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैक्यूम है, इन दोनों की परमिटिविटी बराबर होती है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, और एयर के लिए हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि एयर की और वैक्यूम की बराबर होती है तो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो इंसुलेटर की अगर बात करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी? इंसुलेटर की। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो सेम फार्मूले के मुताबिक आप लेंगे, परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये हम स्टार्टिंग में पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है, यहाँ पे मीडियम हमने लिया है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की रिलेटिव परमिटिविटी चेक करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जहन में होना चाहिए कि ये हमने कहा था कि ये रेजिस्टेंस है एक, जो कि मीडियम ऑफर करता है।
ठीक है। और ये हमारे पास फ्री स्पेस का रेजिस्टेंस है। अब देखें फ्री स्पेस से मीडियम का रेजिस्टेंस बड़ा होगा। जहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन बीच में कोई मीडियम रखा जाएगा ना तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस वैक्यूम से ज़्यादा होगा। सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे जो वैक्यूम के अंदर रेजिस्टेंस है वो है 5। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वैक्यूम का रेजिस्टेंस 5 है और इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 20। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है तो आप कहेंगे 4। अब इस 4 का मतलब क्या हुआ? इस 4 का मतलब हुआ कि इंसुलेटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से या फिर वैक्यूम से 4 गुना ज़्यादा है। रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताती है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर के मुकाबले में कितनी है, ठीक है, एयर से या फिर वैक्यूम से कितनी ज़्यादा है। अगर हमारे पास इंसुलेटर की रिलेटिव परमिटिविटी है 100, तो सॉरी इंसुलेटर की परमिटिविटी जो है वो 100 है और एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है ऐसा समझ लें कि फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। एयर की जो परमिटिविटी है वो 10 है और एयर कह लें या फिर वैक्यूम कह लें, और इंसुलेटर की परमिटिविटी जो है वो कितनी 100। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि उसी इंसुलेटर की परमिटिविटी एयर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। अगर हमारे पास एयर की परमिटिविटी है 5 और किसी इंसुलेटर की परमिटिविटी है सपोज़ 20 या फिर 50, तो हम कहेंगे कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर से कितनी बार ज़्यादा है। तो वो कितनी बार ज़्यादा है? अगर एयर की हमने ली 5 और इंसुलेटर की ली 20, इसका मतलब जो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो एयर के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। या फिर यूँ कह लें कि इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 है, एयर का 10 है, तो एयर के मुकाबले में इंसुलेटर का रेजिस्टेंस 10 गुना ज़्यादा है। इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 है। यहाँ पे इंसुलेटर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर होती है, इन्फिनिटी से कम होती है। और कंडक्टर जो होता है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी होती है? इन्फिनाइट होती है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखने हैं, ठीक है। कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1। इंसुलेटर की कितनी होती है? 1 से ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी से कम होती है। और कंडक्टर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया था, आप नोट कर सकते हैं इसे भी। अच्छा, उसके बाद अब देखें समझ आ रहा है ना कि इन्फिनिटी का या फिर परमिटिविटी का चक्कर क्या होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी अगर 1 है तो k की वैल्यू किसके लिए? एयर के लिए। एयर के लिए k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए k की वैल्यू होती है। ये एयर या वैक्यूम के लिए k की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर के लिए k की वैल्यू कितनी होगी? इंसुलेटर के लिए k की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि इंसुलेटर के लिए k की वैल्यू जो है वो एयर की वैल्यू से कम होगी, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये k की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, ये k की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो है एयर के अंदर वो क्या होगी? एयर के अंदर फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी। एयर के लिए फोर्स जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक मिनट। अच्छा भाई, तो देखें यहाँ पे अगर आपको इस पैटर्न को समझने में अभी भी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको और भी आसान तरीके से लिख के देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
इसको और भी इजी वे में लिखता हूँ अगर ये समझ नहीं आ रहा। तो देखें, एक तो हमने लिया वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, वैक्यूम या एयर एक हमने लिया। दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा हमने लिया इंसुलेटर, ठीक है भाई, दूसरा हमने क्या लिया, इंसुलेटर। और तीसरा हमने क्या लिया, कंडक्टर। देखिए मैं ये आपको याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए जो है वो इसकी तरतीब को ठीक से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है वैक्यूम के लिए। इंसुलेटर के लिए आर कितना, एप्सिलॉन आर कितना होता है, तो इंसुलेटर के लिए हम कहते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है एप्सिलॉन आर, और इन्फिनिटी से कम होता है। बेटा ये पढ़ने में इसका मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी से कम होता है, ठीक है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। और अगर कंडक्टर की बात कर लें तो कंडक्टर का जो एप्सिलॉन आर है वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई एप्सिलॉन यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की बात। अब जहाँ के जो है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर अगर 1 है ना तो के की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, के किसके लिए, एयर के लिए, ये हम बात कर रहे हैं एयर की। तो एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होगी, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी, अब देखिए यहाँ पे बात आती है के की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखें, आप सिर्फ ये देख लें कि एप्सिलॉन आर, देखें यहाँ पे ये एप्सिलॉन आर अपान में है, आपने ये देखना है कि एप्सिलॉन आर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एप्सिलॉन आर है 1, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब हो रहा है कि एप्सिलॉन आर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर एप्सिलॉन आर, देखें एप्सिलॉन आर अगर इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब के जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो लेस देन एयर होगी। जो एयर में के की वैल्यू है ना, एयर में कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू जो है वो एयर के मुकाबले में कम होगी, इंसुलेटर में के की वैल्यू एयर के मुकाबले में कम होगी। अच्छा, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी फॉर कंडक्टर। अब देखें कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा कंडक्टर के लिए के की वैल्यू जो है वो 0 होगी। कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये देखें के की वैल्यू हमने इस टर्म के साथ डिनोट की है। इसका मतलब है अगर एप्सिलॉन आर इन्फिनाइट होगा तो बेटा ये मैथमेटिकल टर्म है, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। तो बेटा कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 0। इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन एयर होगी, और एयर की होती कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर के अंदर फोर्स जो है कितनी होगी। अब देखिए ये के की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, के की वैल्यू जो है वो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम या एयर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो इंसुलेटर के अंदर उससे कम होती है, ठीक है। इंसुलेटर में के की वैल्यू उससे कम होती है, कंडक्टर में के की वैल्यू बिल्कुल 0 बन जाती है, सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम यानी कि 0। जहाँ पे के मैक्सिमम होगा वहाँ पे फोर्स जो है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे फोर्स भी मैक्सिमम होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास इंसुलेटर का के जो है वो एयर के से छोटा है तो यहाँ पे फोर्स जो है, ठीक है, इंसुलेटर जब रखेंगे तो वहाँ पे जो फोर्स होगी, ठीक है, वो एयर के मुकाबले में कम हो जाएगी,
ठीक है, एयर के मुकाबले में ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो फोर्स होगी, जब कंडक्टर रखेंगे तो फोर्स जो है वो ज़ीरो बन जाएगी। यानी कि अब देखें इसका फिज़िकल व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब वैक्यूम है। आप पहले वैक्यूम ले लें या फिर एयर ले लें, तो इनके दरमियान मैक्सिमम फोर्स होगी। अब इसमें क्या होगा, इनके दरमियान फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। फोर्स मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि के जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। के मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो 1 के बराबर है। अच्छा, अभी दोनों चार्जेस को आपने दोबारा लिया, अब इनके दरमियान में आपने रख दिया एक इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर रखने से क्या हुआ कि इसकी फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो गई। इंसुलेटर आपने रखा ना, तो इसकी फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अच्छा, ये फोर्स डिक्रीज़ क्यों हुई, क्योंकि इसमें के की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। ठीक है भाई, देखें इंसुलेटर का जो के है वो एयर के जो के की वैल्यू है उससे कम है, ठीक है। फोर्स डिक्रीज़ हो गई क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। अच्छा, के की वैल्यू डिक्रीज़ क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या हो गया, इंक्रीज़, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन जो कि आपने ये पढ़ी कि अगर यहाँ पे आप इनके बीच रखते हैं कंडक्टर, तो कंडक्टर रखने से क्या होता है, कंडक्टर रखने से फोर्स बन जाती है ज़ीरो। अच्छा भाई, फोर्स ज़ीरो क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे के ज़ीरो है। अच्छा, के ज़ीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर इन्फिनाइट है। एप्सिलॉन आर इन्फिनाइट है, इसलिए यहाँ पे के ज़ीरो है। ये होती है कहानी किसकी, इस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, यानी कि कूलम्स कांस्टेंट। सो आई होप कि आपको ये पूरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, इन सब को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये अपना जो है वो कूलम्स लॉ का तीसरा, ऐसा समझ लें इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा लेक्चर है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम और भी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और हमारे पास पॉइंट है जो कि है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जो कि इतना ख़ास यूज़ तो नहीं होता, लेकिन डायरेक्शंस को डिनोट करने के लिए हमें उनका वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, और वेक्टर फॉर्म के साथ साथ जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि इन एग्जांपल्स के अंदर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है और कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो उन एग्जांपल्स को और भी इनके कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ के सवाल किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये कूलम्स लॉ को हमने डिफ़ाइन कर लिया है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपने इस सीरीज़ के साथ, इन लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, आपने फ़िज़िक्स से कनेक्टेड रहना है, आपने तैयारी करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जहाँ पे फ़िज़िक्स का रोल हो, जहाँ पे फ़िज़िक्स भी शामिल हो, तो आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत सारा जो है फोकस करना है, ताकि आप जो हैं इंशाल्लाह किसी न किसी अच्छी पोस्ट तक जाके पहुँचें, ठीक है। सो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।